आप सभी का आज के हमारे ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के हमारे ई व्याख्यान का अध्ययन विषय है भारतीय चित्रकार व मूर्तिकार धनराज भगत। धनराज भगत का जन्म 1917 ईस्वी में लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में अविभाजित भारत में हुआ। धनराज भगत उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने चित्रकला एवं मूर्तिकला दोनों में अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी उनका कला कौशल मुख्यतः मूर्ति शिल्पों के लिए प्रसिद्ध रहा। इन्होंने पत्थर, धातु, लकड़ी इत्यादि पर अपने मूर्ति शिल्प उत्कीर्ण किए, जो प्राय यथार्थवादी रहे। भगत ने भारत के अन्य कलाकारों की तरह अपने काम की शुरुआत नैसर्गिक रूपाकारों से की। क्रमशः वह सरलीकृत या शैलीजन्य रूपाकार की ओर बढ़े। उसके बाद पूरे उत्साह से घनवादी व ज्यामितीय रूपाकार को अपनाया। अपनी 1951 की यूरोप तथा अमेरिका की यात्राओं के दौरान धनराज भगत रूसी अमेरिकी अमूर्त मूर्तिकार अलेक्जेंडर आर्शिपेंको और ब्रिटिश अमूर्त मूर्तिकार लिन चोडविक की कलाकृतियों से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। आर्शिपेंको से धनराज भगत ने घनवादी ज्यामितीय दृष्टि विकसित करने की प्रेरणा ली और चोडविक से विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करने में अपनी रुचि विकसित की। धनराज भगत की मूर्ति शिल्पों पर घनवादी प्रभाव रहा, पर उनमें ज्यामितीय निर्मित तथा भावना का विचित्र मिश्रण है। इसलिए उनके अमूर्त लगने वाले मूर्ति शिल्प भी किसी अवधारणा और गहन अनुभूति से युक्त हैं, जैसा कि थर्ड आई तथा दी म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन मूर्ति शिल्प में द्रष्टव्य है। धनराज भगत लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से मूर्ति शिल्प में डिप्लोमा प्राप्त किया और वहां पर अध्यापन कार्य की इन्होंने शुरुआत की। भारत सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और फील्ड पब्लिसिटी स्टूडियो में भी आपने कुछ समय तक कार्य किया। इसके पश्चात दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष रहे। ये दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य भी रहे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण योजना के अंतर्गत अमेरिका, यूरोप और नेपाल का शैक्षणिक भ्रमण किया। भगत दिल्ली शिल्पी चक्र नामक संस्था के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। वह दिल्ली शिल्पी चक्र के सचिव भी रहे। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं घोड़े की नालबंदी, जो प्रस्तर से निर्मित है, द किंग, द किस, बांसुरी वादक, सितार वादक, कॉस्मिक मैन, मोनार्क श्रृंखला, कास्ट व वेल्डिंग युक्त शिव नृत्य और खड़ी आकृति, साथ में थर्ड आई, द म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, क्वीन और मैन क्रूसिफाइड इत्यादि इनके मुख्य मूर्ति शिल्प हैं। धनराज भगत ने एक बार ऊंचाई की तरफ देखा तो फिर उन्हें नीचे देखने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। ये एक के बाद एक सीढ़ी लगातार ऊंचाई की ओर चढ़ते गए। सन 1937 ईस्वी से इन्होंने देश विदेश की कई प्रदर्शनियों में भाग लिया। सन 1947 से 48 ईस्वी में लंदन की इंडियन आर्ट एग्जीबिशन, सन 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप की भारतीय कला प्रदर्शनी इत्यादि में भाग लेकर विदेशों में भारतीय मूर्ति शिल्प का दिग्दर्शन करवाया। यही नहीं, विदेशों में होने वाली सभी प्रमुख प्रदर्शनियों में इनकी कृतियों का आदान प्रदान होता रहा। धनराज भगत को देश की प्राय सभी प्रमुख अकादमियों से अपने उत्कृष्ट मूर्ति शिल्पों के लिए पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कलकत्ता की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट और पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी से 2 बार पुरस्कृत हो चुके हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मूर्तिकार प्रदर्शनी, नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, मुंबई आर्ट सोसाइटी, बिएनाले ऑफ साओ पालो की ओर से इन्हें कई वर्षों तक लगातार पुरस्कार मिलते रहे। इनके जो प्रमुख पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए उनमें
सर्वप्रथम 1937 और 1945 में प्रथम पुरस्कार पंजाब ललित कला समाज लाहौर से, 1947 और 1949 में प्रथम पुरस्कार अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी से, 1948 और 1949 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी अवार्ड, 1948 में स्वर्ण पदक ललित कला अकादमी कलकत्ता, 1961 में राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी नई दिल्ली, 1969 में राज्य पुरस्कार साहित्य कला परिषद नई दिल्ली और 1977 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। धनराज भगत की प्रारंभिक झुकाव चित्रकला की तरफ ही था। उनके द्वारा निर्मित चित्र आकृतियाँ भव्य हैं। ग्राफिक पेंटिंग व दृश्य चित्रण में भी धनराज भगत की पैनी पकड़ थी। झोंपड़ी नामक दृश्य चित्र में खुला वातावरण और अकृत्रिम व्यंजना है। धीरे धीरे चित्रों के निर्माण का सहज कौतूहल मूर्ति शिल्पों में आकर पुष्ट हुआ। धनराज भगत ने बाह्य आडंबर से मुक्त यथार्थवादी पद्धति पर मूर्तियाँ गढ़ी जो सत्यम शिवम सुंदरम को अभिव्यक्त करती हैं। घोड़े की नालबंदी एक इनका सुंदर मूर्ति शिल्प है। उनके ज्यामितीय पौधों, वृक्षों तथा फूलों के नैसर्गिक रूपाकारों से प्रेरित कला है और उनकी अंतर्दृष्टि से रूपांतरित होकर आश्चर्यजनक रूपाकारों में बदल जाती है। जैसा कि इनकी कुछ उत्कृष्ट कलाकृतियों में हम देख सकते हैं, शिव का नृत्य, स्टैंडिंग फिगर और बांसुरी वादक में नैसर्गिक रूपाकार को वह बुनियादी ज्यामितीय विवरण में बदल लेते हैं, जैसा कि वर्ग, त्रिकोण, वृत्त या चक्राकार में, और फिर असाधारण सृजनशीलता की निर्मितियों जैसे कि मोनार्क, क्वीन और मैन क्रूसिफाइड में प्रयुक्त करते हैं। इनकी कुछ प्रारंभिक नारी आकृतियाँ कल्पनाप्रवण काव्यात्मकता से प्रेरित हैं, पर 1960 के दशक से उनके मूर्ति शिल्पों में जीवंत रूपाकारों से सादृश्य के प्रति उदासीनता दिखने लगती है। अब उनके मूर्ति शिल्प वास्तु संरचनाओं तथा बॉक्स जैसे ज्यामितीय रूपाकारों की विशेषताओं से युक्त होते लगते हैं, जैसे कि मैन प्रथम तथा मैन द्वितीय मूर्ति शिल्प। प्रतिष्ठित कला आलोचक ए कृष्णन ने एक बार लिखा था कि मैंने धनराज भगत को हमेशा समकालीन भारतीय मूर्ति कला की प्रगति का प्रतीक माना। भगत के मूर्ति शिल्प, जो संख्या में काफ़ी अधिक हैं, का सावधानी से अध्ययन कर लें तो लगेगा कि उनके माध्यम से हम मूर्तिकला के उतार चढ़ाव, विचार तथा सामग्री में प्रयोगों, सुदूर देशों के विचारों के प्रभाव व आत्मसात्करण और अपने ही भीतर होने वाली अनिवार्य अंतर्द्वंद खोज का अध्ययन कर रहे हैं। यह व्यक्ति जिसने बहुत यात्राएं की, चुपके से काम करता रहा है, अपने चारों ओर के परिवेश की खुली आंखों से देखता रहा है और अकल्पित संभावनाओं को खोजता रहा है। इस तरह से भारतीय मूर्ति शिल्प के अप्रतिम चित्रकार व मूर्तिकार धनराज भगत भारतीय कला को अमूल्य देन रही। सन 1988 ईस्वी में धनराज भगत का निधन हो जाता है और इस तरह से भारतीय कला के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।